नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से कोरोना खतरे को लेकर के केंद्र सरकार इस वक्त अलर्ट नजर आ रही है। कोरोना के रोकथाम पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पीएमओ के अधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही देश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो है वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये अहम बैठक आज होनी है। कोरोना के खतरे को लेकर केंद्र सरकार अब कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रही है और कोरोना के रोकथाम पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि जो बाहर के देश हैं, अन्य देश हैं, वहां पर कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हमारे देश में भी जरूरी है कि समय से ही रोकथाम इसकी की जाए। सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो कोरोना को खतरे को लेकर के केंद्र सरकार इस वक्त अलर्ट है। कोरोना की रोकथाम पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पीएमओ के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। देश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो नया वेरिएंट अभी तक सामने आया है इस नए वेरिएंट के 4 केसेस भी हमारे देश में अभी तक मिल चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय रहते ही सतर्क हो जाएं, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो लगातार अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और खासतौर पर अगर देखा जाए तो BF7 जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है उसके 4 केसेस भी हमारे देश में मिल चुके हैं। पीयूष, देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोरोना पर अभी तक भारत या देश दुनिया के अलग अलग देशों में काबू पाया गया था, इसके साथ ही अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, करीब 1 हफ्ते की बात करें, तो कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर चुका है। और सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। हालांकि भारत सरकार इस बात को लेकर तैयार है और लगातार बैठकें भी हो रही है। कल भी केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं भारती पवार और जो केंद्र के स्वास्थ्य सचिव हैं उनके साथ बैठक की और स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम अधिकारी उस दौरान मौजूद थे और एक गाइडलाइंस तैयार की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इस गाइडलाइन को अभी लागू नहीं कराया गया है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को लेकर तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना भारत में पैर पसारता है तो इसको लेकर पहले से ही एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसको लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगर हम बात करें तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी सैंपलिंग की जाए, जांच किया जाए। इसके साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज करीब 3:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ, इसके अलावा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से, स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट जो BA.5.2.1.7 जिसे BF7 कहा जा रहा है वो उससे लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वेरिएंट को लेकर जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से प्रभावी नहीं है। इस बात को लेकर विशेषज्ञ भी चिंतित है। तो निश्चित तौर पे भारत सरकार कई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। फिलहाल एहतियातन कई विशेषज्ञों का कहना है कि मास्क लगाकर चले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि भारत सरकार इस विषय में भी सोच रही है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय विमानों को भी रोका जा सकता है। फिलहाल इस तरीके की कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरीके से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत किस तरीके से लड़े। क्योंकि आप देखिए, भारत में जिस तरीके से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, करीब 185 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं और 34 से ज्यादा केस भारत में अभी भी है। ऐसे में भारत सरकार ने जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम बात करें, उससे पहले की बात करें, वैक्सीनेशन पर जोर दिया और करीब 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुई है, यानी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिला के करीब 220 करोड़ का आंकड़ा पिछले 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने पूरा कर लिया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें बूस्टर डोज को लेकर भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर भी भारत सरकार चिंतित है। तो निश्चित तौर पर जो
कोरोना का नया वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन की बात करें, ब्राजील की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऐसे जो तमाम देश है वो कहीं ना कहीं इस नए वेरिएंट से प्रभावित है। और ऐसे में भारत में भी कई मामले, करीब 2 से 3 मामले देखने को मिले हैं। हालांकि जिन लोगों में ये मामले पाए गए हैं, जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं, उनकी स्थिति अभी फिलहाल बेहतर है। वहां पे उन लोगों को आइसोलेट किया गया है और किसी भी तरीके से जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है उनसे जानने की कोशिश हो रही है, उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। आप देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इससे पहले भी भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक पत्र लिखा था जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उन्होंने कहा था कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, पालन कराया जाए। अगर कोविड गाइडलाइंस पालन नहीं करा पा रही है कांग्रेस पार्टी तो उस भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। तो ऐसे तमाम दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, यानी कि भारत सरकार इस बार किसी भी तरीके से रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार अचानक से जब कोरोना आया तो भारत को काफी नुकसान एकाएक झेलना पड़ा था। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो भारत सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से प्री प्लान रहे भारत सरकार। अगर किसी भी तरीके से अगर कोरोना पैर पसार भी रहा है तो उससे लड़ने के लिए क्या कुछ उपकरण पहले से लाए जा सकते हैं, किस तरीके से अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इन सब तमाम विषयों को लेकर एक रणनीति बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जब प्रधानमंत्री बैठक करेंगे उनके अधिकारियों के साथ, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, तो निश्चित तौर पर जो अपडेट है वो प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। उसके बाद एक समन्वय बनाया जाएगा कि क्या कुछ एक्शन प्लान देश में करना है। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए पीयूष, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की खबर की, जहां ठंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है। गंगा के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अगले 2 दिन तक घने कोहरे के आसार मौसम विभाग की तरफ से लगाए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले 24 घंटे कोहरे की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ AQI भी खराब हुआ है, क्योंकि कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर जो है वो 300 के पार हो चुका है। तो जहां एक तरफ लगातार ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। 300 के पार इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले 2 दिन और जो मैदानी इलाके हैं, जो गंगा के मैदानी इलाके हैं, वहां पर अगले 2 दिन और घना कोहरा रह सकता है। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्कंदिता, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, लखनऊ में किस तरीके से कोहरा इस वक्त पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है और लोग बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? स्कंदिता, देखिए, लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 3 ठंड बढ़ गई है और सबसे ज्यादा ठंड सुबह और शाम के टाइम देखने को मिलती है, जहां पर लोगों को ठिठुरन महसूस होती है, कोहरा घना छाया रहता है। और अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी 400 है, सुबह और शाम में 400 विजिबिलिटी बची है। इसकी वजह से कई बार ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, बहुत धीमे धीमे ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने लगातार बोला है कि रात को 12 बजे के बाद में जो क्योंकि कोहरा एकदम से बढ़ जाता है तो मना किया गया है, परिवहन जितनी भी गाड़ियां हैं उनको मना किया गया है कि 12 बजे के बाद नहीं चलानी है। और अगर वो कोई इमरजेंसी में गाड़ी निकलती भी है तो उसको टोल प्लाजा पे, पेट्रोल पंप पे और जो तमाम एक्सप्रेस वे हैं वहां पर रोका जाए अगर कोहरा पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा बड़ी चीज है, उसको लेकर लगातार योगी सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो मजदूर हैं जो यहाँ आसपास रह रहे हैं उनके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको फुटपाथ से सोना ना पड़े, रैन बसेरे वगैरह लगाए जाए, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। वहीं अगर बात की जाए आज सुबह के का तापमान था तो 7.6 डिग्री सेल्सियस जो था वो लखनऊ का तापमान रहा। हालांकि दिन में धूप निकल आती है, दिन में मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे घना कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से लोगों को कई बार ट्रैफिक में भी आने जाने में तकलीफ होती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके स्कूल की जल्दी होने वाली है, और लेकिन फिलहाल जो किया गया है, बच्चों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। मॉर्निंग 10 बजे से अब उनकी टाइमिंग है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो स्कूल आने में, क्योंकि सुबह 7 बजे की जो टाइमिंग थी उसको अब चेंज करके 10 बजे कर दिया है, जिससे पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो और बच्चों को भी दिक्कत ना हो। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो मजदूर हैं, जो फुटपाथ पर लोग अभी भी सोते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी दुखी हैं और कहीं ना कहीं ठंड का सबसे ज्यादा शिकार वही लोग हो रहे हैं। क्योंकि हालांकि जितनी भी सरकार कोशिश कर रही है उनके लिए करने की, लेकिन
फिर भी जो रियलिटी है वो न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार जाके देखी है, जी ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखना चेक किया, तो वहां से पता चलता है कि कई सारे मजदूर अभी भी फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं और जो बड़े बड़े वादे हैं वो भी कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी तमाम जो लखनऊ के चौक चौराहे हैं वहां पर मजदूर के लिए रहन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अलाव नहीं जलाया जा रहा है और तमाम मजदूर जो है ठंड में ठिठुर रहे हैं और ठंड का शिकार होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्कंदिता आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता पीयूष भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, देखिए दिल्ली में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्तर प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर भी कम नहीं हो रहा, 300 से पार कई जगह पर इस वक्त प्रदूषण नोट किया गया है और उसके अलावा ठंड भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली फिलहाल दोहरी मार झेल रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक तरफ शीतलहर है, कोहरा है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम कोहरे की बात करें तो जो दृश्यता है वो 150 मीटर की है, यानी कि अभी घना कोहरा इसको माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शीतलहर है या सर्द हवाएं हैं वो सुबह और शाम चलती है, यानी कि करीब 10-11 बजे के बाद से दिल्ली में भी धूप होना शुरू हो जाता है, जैसा कि फिलहाल भी जो मौसम हुआ है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोहरे को देखते हुए तमाम जो गाइडलाइंस है वो भी जारी की जाएंगी, क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा जाम की समस्या रहती है और जब कोहरा होता है तो जाम की समस्या से दिल्ली को किस तरीके से निजात दिलाया जाए। और ठंड की बात करें तो न्यूनतम अगर तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस आज और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। इससे पहले 2-3 दिनों के पहले बात करें तो सबसे न्यूनतम स्तर पर जो तापमान गया था वो 6 डिग्री सेल्सियस तक गया था। विशेषज्ञों की तमाम राय है, सलाह है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें खासा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर उन्हें ज्यादा जरूरत है तभी वो घरों से बाहर निकले, चूंकि मॉर्निंग वॉक पे भी तमाम जो बुजुर्ग हैं वो जाते हैं, तो उनको भी खासा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि ठंड का जो असर है, दमा से जो पीड़ित व्यक्ति है, खासतौर पर जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उन पर कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ता है। तो इसके लिए सरकार भी तमाम एहतियात, ठंड से किस तरीके से बचाव किया जा सके, अलाव की व्यवस्था सरकार कराएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है उस तरीके की स्थितियां नहीं बनी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो जो रोड पे, फुटपाथ पे सोने वाले जो व्यक्ति हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना ठंड में पड़ता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं या दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी इस शीतलहर से काफी परेशानी होती है। तो जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए किस तरीके से रैन बसेरा की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कई गरीब मजदूर इस रैन बसेरा की जो प्रक्रिया है उससे वंचित रह गए थे, उन्हें रैन बसेरा में जगह नहीं मिली थी। तो इस बार देखना होगा कि सरकार की बात करें या एमसीडी की बात करें किस तरीके से तैयारी करती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोहरे की वजह से पिछले एक हफ्ते की बात करें तो करीब 40 से 50 जो दुर्घटनाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हो चुकी है, और इसका सीधा असर आप देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, उसकी जो सर्द हवाएं हैं कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि करीब 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके से स्थितियां बनी रहेंगी, यानी कि घना जो कोहरा है वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि एहतियात बरते, किसी भी तरीके से जो सर्द हवाएं हैं उनसे बचने के लिए प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और जरूरत हो तभी वो लोग बाहर आए। तो निश्चित तौर पे सर्द हवाओं से दिल्ली परेशान है। इसके अलावा पोल्यूशन को लेकर पिछली बार आपने देखा जब एक्यूआई लेवल 400-450 के पार गया था तो किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव हुआ था, दिल्ली सरकार ने लगातार बैठकें की थी। तो इस बार अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो अब धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या एक बार फिर से प्रदूषण से निजात पाने के लिए पानी का छिड़काव कराती है या क्या कुछ एहतियात बरतती है। फिलहाल की बात करें तो दिल्ली दोहरी मार झेल रही है, यानी पोल्यूशन की मार अलग है और सर्द हवाओं की मार अलग है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो एहतियातन सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोमवार को ही हिंसा के मामले में केंद्र की एंट्री हो चुकी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं विधायक सुरेंद्र चौधरी ने दोनों से अलग अलग मुलाकात करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। दरअसल 4 गुना फीस बढ़ोतरी को लेकर 4 महीनों से छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे थे, ऐसा कहना है सुरेंद्र चौधरी का। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। ये तमाम जानकारी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को दी गई।
तो विधायक सुरेंद्र चौधरी ने पूरी ये जानकारी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को दी है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी को लेकर जो हिंसा हुई, पिछले 4 महीनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जयपुर की, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। अशोक गहलोत ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया है। तो आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया है। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत की। कार्यालय से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए और जहरीली शराब कांड पर एनएचआरसी की जांच पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी की जांच से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच को लेकर एक हड़बड़ाहट दिख रही है और कुछ लोग बेचैन हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते खतरे पर सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी है। महागठबंधन सरकार के कैबिनेट में साढ़े 75,000 सरकारी नौकरी जो है पद सृजन किया है गृह विभाग ने, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते लोग क्या? 4 महीना पहले दारू पी के लोग नहीं मर रहा था क्या? जहरीली शराब पी के नहीं मर रहा था क्या? तो भाजपा वाला कहाँ थे? बिहार जितना टेस्ट करा रहा है शायद ही और किसी देश के राज्य में हो रहा होगा, और अब तक जो है बिहार में केवल 3 ही एक्टिव केसेस हैं, मात्र 3 ही जो है कोरोना पेशेंट है। महागठबंधन सरकार के कैबिनेट में साढ़े 75,000 सरकारी नौकरी जो है पद सृजन किया है गृह विभाग ने, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते लोग क्या? और अगली खबर भी बिहार से, जहां पर बिहार के कटिहार से है, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में चल रहे विवाद के बीच पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद नईम और उसके बेटे नेदू सरे पक्ष पर फायरिंग की गई, जिसमें दूसरे पक्ष के साथ साथ कई ग्रामीण भी बाल बाल बचे। वहीं इस घटना के बाद पीड़ितों ने कोढ़ा थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। वहीं जब न्यूज 1 इंडिया की टीम ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद नईम से सवाल पूछे तो आरोपी न्यूज 1 इंडिया की टीम को धमकाने भी लगा और खबर ना चलाने का दबाव भी बनाया। तो जमीन विवाद को लेकर ये पूरी फायरिंग हुई और जब न्यूज 1 इंडिया वहां पहुंचा तो न्यूज 1 इंडिया पर ही धमकाया गया। जब न्यूज 1 इंडिया ने सवाल पूछे तो मीडिया को ही धमकी दी गई। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जुड़ गए हमारे साथ में, वरिष्ठ संवाददाता। क्या कुछ अपडेट है मनोज आपके पास में इस खबर को लेकर? मनोज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम वहां पहुंचती है इस खबर को लेकर के, तो मीडिया पर खबर ना चलाने का दबाव बनाया गया और साथ ही धमकी भी टीम को दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार के कटिहार से। पंचायत सदस्य ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार।
बीते दिन अमृतसर के वार्ड नंबर 68 में वक्फ बोर्ड की ओर से लोगों को अपना घर खाली करने या फिर घर का किराया भरने का आदेश दिया गया था, जिसे लेकर इलाके के निवासियों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के आदेश से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और इसी बीच लोगों की नाराजगी बढ़ता देख वक्फ बोर्ड की टीम लोगों से बातचीत करने आज अमृतसर पहुंची। टीम के साथ आईजीपी एमएफ फारूकी भी मौजूद रहे। दरअसल वक्फ बोर्ड की माने तो जिस वार्ड नंबर 68 जिस जगह से लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जहां लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं। अब उन्हें यह घर खाली करना होगा या फिर प्रति गज के हिसाब से घर का किराया चुकाना होगा। मीटिंग में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जमीन वक्फ बोर्ड की है और इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਕਟ ਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਕਟ ਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष संताली फिल्म सकम ओडी के निर्देशन अजीत टुडू से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने फिल्म सकम ओडी प्रदर्शित की। बता दें कि संताली फिल्म सकम ओडी समाज में फैली कुरीतियों और छुआछूत पर आधारित है। फिल्म में संताली कला संस्कृति को भी प्रमोट किया गया। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फिल्म की प्रशंसा की। झारखंड में हेमंत सरकार के 3 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 29 दिसंबर को डीबीटी के माध्यम से राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत राशि, 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और 5 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ देने पर चर्चा की गई। साथ ही 29 दिसंबर को कई मॉडल स्कूल भवनों के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं बता दें कि 29 दिसंबर को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को करीब 1200 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। वहीं कानपुर जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी को जिला कारागार महाराजगंज में बुधवार शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया। काले रंग का लोअर और जूता और सफेद रंग का जैकेट पहने हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल की गाड़ी के नीचे उतरे और जेल के अंदर जाने के लिए कुछ देर गेट पर खड़े रहे। इस दौरान उनकी आंख से आंसू छलके, लेकिन संभलते हुए आगे बढ़े। और अगली महत्वपूर्ण खबर है बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गुलावटी थाना पुलिस ने मंडी रोड से अरेस्ट किया बदमाश को। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में भी गोली लगी। बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है।
वहीं रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बने ओवर ब्रिज पर एक रेलवे कर्मचारी की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गला कट गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित राहुल आनंद रेलवे में सिग्नल मैन के पद पर हरचंदपुर में कार्यरत है और वो अपनी ड्यूटी के बाद बाइक से घर वापस आ रही थी। तभी चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया और उनकी गर्दन से खून निकलने लगा। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तत्काल उनके परिजनों को इसकी सूचना दी और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि प्रशासन मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की बात जरूर करता है, लेकिन उसका असर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।